ये हमारा हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और इसमें हम डिटेलिंग में बात करेंगे कि ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनकी बेसिक क्लासिफिकेशन कैसे होती है, कैसे प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी हमारे पास हेलोजन्स आते हैं, कैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की क्लासिफिकेशन होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड हेलो एल्केन और हेलो एरिन में किस तरीके से वेरी करता है, क्या इनकी बॉन्ड लेंथ होती है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से फर्क होता है और क्या नॉमेनक्लेचर होता है इनका। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन ये था कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। जब हमने केमिस्ट्री की स्टार्टिंग हुई तो हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स थे नेचर में बेसिकली। तो कौन कौन से हमारे पास कंपाउंड्स थे? सबसे पहले तो एक था क्लोरमफेनिकॉल। ये कंपाउंड क्या है? ये क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है जो कि हमें टाइफाइड के फीवर में हमें राहत देती है। तो ये क्या है? एक एंटीबायोटिक है। इट इज अ एंटीबायोटिक जो कि आपको टाइफाइड के फीवर में आराम देती है। ठीक है, टाइफाइड के फीवर में आपको आराम देती है। कौन सी है? क्लोरमफेनिकॉल। ये एक एंटीबायोटिक है, क्लोरीन कंटेनिंग टाइफाइड फीवर में आपको काम देती है। ठीक है, दूसरी आपके पास है हेलोथिन। जब भी सर्जरी होती है तो सर्जरी के ड्यूरिंग जो एनेस्थेसिया दिया जाता है तो ये एनेस्थेटिक कंपाउंड हेलोथिन ही होता है। हेलो मतलब हेलोजन है, तो ये एक तरीके का एनेस्थेटिक होता है जो सर्जरी में यूज होता है, मेडिकल लाइफ में यूज होता है। नेक्स्ट इज योर थायरॉक्सिन। देखिए, थायरॉक्सिन एक तरीके का हार्मोन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है और ये हार्मोन कैसा होता है? आयोडीन कंटेन करता है। इसमें आयोडीन होता है इस हार्मोन के अंदर। और ये आयोडीन हार्मोन थायरॉक्सिन जो होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है? तो बेसिकली हमारे जो नेक में थायराइड ग्लैंड होता है वहां से रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है? तो ध्यान रखिए, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये हमारे अंदर फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन के जो मेटाबॉलिज्म होता है उनका रेट फास्टर करता है। अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, डेट इज थायरॉक्सिन वर्क नहीं करेगा प्रॉपर हमारी बॉडी में, तो ओबेसिटी होती है बिकॉज ऑफ थायराइड। क्यों हो रही है? क्योंकि वो फैट मेटाबॉलिज्म को सही से एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये एक हार्मोन है जिसमें आयोडीन होता है और अगर हम आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो इसकी वजह से थायरॉक्सिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसे हम बोलते हैं गॉइटर। उसे हम बोलते हैं गॉइटर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसे हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, जब गॉइटर की डिजीज हो जाती है, जब आपको थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में प्रॉपर नहीं रिलीज होता है। नेक्स्ट इज योर सिस्प्लाटिन। देखिए, सिस्प्लाटिन क्या होता है? ये एक एंटी कैंसर ड्रग है। ये क्या होती है? प्लेटिनम कंपाउंड होता है इसमें, प्लेटिनम और NH3 एंड देन क्लोरीन। ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स होता है प्लेटिनम का, इसे सिस्प्लेटिन कहते हैं। दो क्लोरीन इस तरह से लगे होते हैं, दो क्लोरीन इस तरीके से लगे होते हैं, मतलब दो क्लोरीन इधर दो अमोनिया इधर, तो दोनों क्लोरीन की एडजेसेंट पोजीशन होने की वजह से इसको सिस बोला जाता है। ठीक है, अभी आप बस इतना ही ध्यान रखिए। तो सिस्प्लेटिन है, अगेन क्लोरीन कंटेनिंग है। नेक्स्ट इज योर क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन क्या होता है? ये मलेरिया रिलेटेड ड्रग है। जब मलेरिया होता है तब ये वाली ड्रग यूज की जाती है। ओके, तो ये हमारे पास ये नेचर में प्रेजेंट है, यही हमारे एनसीईआरटी में भी बेसिकली गिवन है। तो ये हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जो हेलो एल्केन हेलो एरिन से रिलेटेड होते हैं। अब ये हमने पढ़ा कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी स्टडी करनी थी। दैट इज वाई हमें हेलोजन्स को जानना जरूरी था। तो हेलोजन्स को जानने के लिए हमारे पास सबसे पहले आया हेलो एल्केन और हेलो एरिन। अब ये हेलो टर्म है क्या, ये समझ लेते हैं पहले। ये जो हेलो टर्म है ये है क्या? तो हेलो का मतलब होता है एक्स, कोई भी हेलोजन। और कोई भी हेलोजन कैसे हो सकते हैं? जैसे कि फ्लोरीन हो सकता है आपके पास में, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या फिर आयोडीन हो सकता है और इसके अलावा एक और होता है, दैट इज एस्टाटीन। ये एस्टाटीन आपने देखा नहीं होगा। क्यों नहीं देखा होगा? क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होने की वजह से ये आपके पास ज्यादा यूज नहीं होता है। आपके पास सिर्फ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ही होते हैं। अब आपको पता है कि जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की और ब्रोमीन की कैसे रिलेट करती है? तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन सबसे लास्ट में आयोडीन होता है। ठीक है, अब ये एरिन्स क्या होता है? ये एरिन्स क्या होता है? और ये एल्केन। एल्केन तो आपको जनरली पता होगा, एल्केन्स आर व्हाट? एल्केन्स आर योर CnH2n+2। ये आपके पास एल्केन होते हैं। लेकिन जब आप इसमें हेलो लगा देते हैं, हेलो मतलब आप एक्स लगाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यहाँ पर 1 करना पड़ेगा और इसके साथ में कोई एक्स जुड़ जाएगा। बस इसी को ही हम क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन बोलते हैं।
लेते हैं। हेलो एल्केन क्या होगा, अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, C, यहाँ पर 1 रखेंगे 2 × 1 + 2 H3, तो CH3X, दैट इज योर मिथाइल हैलाइड। ये इसका कॉमन नेम है, लेकिन मैं अगर IUPAC नेम आपसे पूछूंगा तो आप मुझे बोलेंगे हेलो मीथेन। क्या बोलेंगे, हेलो मीथेन। मीथेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक कार्बन है, 2 होते तो इथेन, 3 होते तो प्रोपेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो हेलो मीथेन इसका नाम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब आप ये देखेंगे हेलो एरीन, अभी एरीन क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से, जो आपके पास एरीन्स होती हैं, एरीन का मतलब होता है, इसमें 2 टर्म है, एक AR और एक EN। AR का मतलब होगा एरोमेटिक रिंग, तो एरोमेटिक रिंग हमें किस तरीके से दिखती है, एरोमेटिक रिंग इस तरीके से हमें देखने को मिलती है, दैट इज बेंजीन। और बेंजीन के अंदर क्योंकि मल्टीपल डबल बॉन्ड होते हैं, अगर आप चाहें तो इसे डबल बॉन्ड की तरह भी दिखा सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास इस तरीके से, ये तो आपके पास डबल बॉन्ड भी आ गए, दैट इज इन, और AR मतलब एरोमेटिक रिंग, तो आप इसी को बोलते हैं एरीन। अब इसके ऊपर लगा होता है एक हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस करते हैं किसी हेलोजन से तो आप इसी को बोल देते हैं हेलो एरीन। इसी को आप नाम बोल देंगे हेलो एरीन नाम हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपके पास अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं तो आप बोलेंगे C6H5X, दैट इज योर हेलो एरीन। अब ये बात आप समझ गए। अब आप कह रहे हैं कि ये हम X का नाम पहले लिखते हैं, देन आप इस पेरेंट कार्बन का नाम लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमेशा एक बात, जब आप प्रायोरिटी की बात मैं अभी आपको बताऊंगा तो उसमें जो एल्काइल को प्रायोरिटी जो है वो हेलोजन से कम दी गई है। ठीक है, और जो हेलोजन है उसका प्रीफिक्स यूज करा जाता है। ध्यान रखिए, हमेशा क्या होता है, हेलोजन का प्रीफिक्स यूज किया जाता है। आपने सुना होगा फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स यूज किए जाते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक का ओइक एसिड होता है, अल्कोहल का ऑल होता है, एल्डिहाइड का अल होता है, कीटोन का ऑन होता है, एस्टर का एल्काइल एल्केनोएट होता है। इसी तरीके से हेलोजन का प्रीफिक्स यूज होता है, सफिक्स यूज नहीं होता, और इसका प्रीफिक्स ही क्या होता है, इसका प्रीफिक्स ही हेलो होता है। यही जो हम लिख रहे हैं सब जगह, ये हेलो 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 वर्ड जो है ये इसका प्रीफिक्स है, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। जब आप कॉमनली बात करेंगे तो आप इस X को हेलाइड बोलेंगे। अभी हेलाइड क्या टर्म होती है ये समझ लेते हैं। हेलो तो आप समझ गए, हेलाइड टर्म आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास ये X है तो आपने इसको बोल दिया हेलोजन, क्या बोल दिया, हेलोजन बोल दिया, ये हेलो बोल दिया। इसको हेलाइड कब बोलते हैं, हेलाइड तब बोला जाता है जब आपके पास, देखिए ध्यान से, ये जो X हेलोजन है इसकी अगर मैं आपसे बोलूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप मुझे बताएंगे कि NH2NP5 होती है। NH2NP5 का मतलब क्या है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब कोई भी ऑक्टेट अगर अपनी पूरी करना चाहता है तो या तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। अब क्योंकि 0 करना इसके लिए मुश्किल है तो ये 8 करता है। 8 कैसे करता है, बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये जो X है, इस X के ऊपर -1 का चार्ज आ जाता है। बस इसी -1 चार्ज की वजह से इसके नाम के आगे IDE लग जाता है। क्या लग जाता है, IDE, दैट इज हैलाइड। आप कभी भी देखेंगे, आपको एक बात बताता हूँ, आप कभी भी देखेंगे तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ना, आपको उसके एंड में IDE जरूर दिखेगा, अगर स्टार, अगर वो सिंगल एटम है, अगर वो सिंगल एटम है तो। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा इसी से रिलेटेड है, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैंने बोला Cl पे माइनस चार्ज तो आप बोलेंगे क्लोराइड, IDE। अगर मैंने बोला O पे, क्योंकि O पर 2 माइनस होता है, तो आप इसे बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। लेकिन अगर सल्फर पे 2 माइनस है तो भी आप इसे क्या बोलेंगे, सल्फाइड। N पे 3 माइनस है, आप इसे बोलेंगे नाइट्राइड। लेकिन जैसे ही N के ऊपर NO3 पे -1 चार्ज आ जाएगा तो अभी आप इसे बोल देंगे नाइट्रेट। अगेन माइनस चार्ज तो वही है अभी भी, बट क्योंकि ज्यादा एटम में डिस्पर्स हो गया है, नाम तुरंत ही चेंज हो जाएगा। सल्फर के साथ अगर मैं सल्फेट ले लूं, सल्फेट होता है ये, नाम क्या हो गया, सल्फेट हो गया। तो IDE ज्यादातर कहाँ लगेगा, तो आप ये ध्यान रखेंगे, जब भी कोई सिंगल एटम होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे हम, तो उसको हम IDE नाम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी हेलो है, हेलो आप समझ गए, हेलाइड आप समझ गए। हेलाइड क्या होता है, तो हेलाइड होता है ये, इसी को हम हेलाइड बोलते हैं। अब आपके पास जो जनरल कंपाउंड होता है, जिस तरीके से आपके पास लिखा होता है, वो होता है ये RX। अभी R की क्या कहानी होती है, तो इसी R को आप बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं आप, एल्काइल ग्रुप। अभी एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला कहाँ होता है, तो एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला आपको मैंने ये लिख के दिया है। ठीक है, इसी एल्काइल ग्रुप का मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया है। तो ये बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज योर RX, इट इज योर RX। जो आपका हेलो एल्केन है
वो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका आर हो गया। अब आपके आर कितने भी हो सकते हैं, आइसोमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, और किस तरीके से इनका नोमेनक्लेचर चेंज होता है उनके आइसोमेरिक फॉर्म चेंज होने के साथ में, ये हम डिटेल में अभी सिंगल स्लाइड में हम इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आप हेलो समझ गए, एल्केन समझ गए, हेलो एल्केन को कंबाइंडली आप समझ चुके हैं। हेलो एरीन्स, एरीन्स क्या होती है ये आप समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। हेलोजन हमारे पास क्या होते हैं, ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव हेलोजन होता है आपके पास में। उसके बाद हेलोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उस पर हैलाइड क्यों आता है, उसमें -1 चार्ज क्यों आता है, और उसके अलावा आप ये समझिए कि हम इस चैप्टर की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें हेलोजेंस की स्टडी करनी जरूरी है बिकॉज ऑफ द नेचर में जो हमारे पास प्रेजेंट चीजें हैं उनकी वजह से। ठीक है, तो आइए हम शुरू करेंगे कि इनका नोमेनक्लेचर और इनकी क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस तरीके से होती है, कैसे कॉमन नेम होते हैं और कैसे उनका कॉमन नेम के अकॉर्डिंग IUPAC चेंज होता है। तो आइए शुरू करते हैं वो चीज़। अब हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है एल्काइल हैलाइड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ तो हमने पढ़ चुके हैं एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या होता है, RX होता है। तो RX का हमने नाम क्या लिखा था, ध्यान से समझिए। X था हमारे पास में हेलो, RX था हमारे पास, X हमारे पास हेलो, और R हमारे पास हो जाएगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन हमारे पास नाम हो जाएगा। जो भी मैं चेंज कलर से लिख रहा हूँ वो उसका IUPAC नेम होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो मैंने व्हाइट से लिखा है वो आपके पास में कॉमन नेम होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए मैंने कहीं भी यहाँ पर बाउंड्री सेट नहीं करी है, मतलब यहाँ पर या तो हाइड्रोजन लगा लीजिए, यहाँ पर कार्बन लगा लीजिए, कोई भी ग्रुप लगा लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस बात से पड़ता है, इस चीज से। यहाँ पर लिखा है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, आइसो का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से लगा है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो आइसो को हेलो एल्केन के चैप्टर में एक नाम और बोला जाता है, कॉमन नेम, इसे बोला जाता है आइसो को सेकेंडरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेकेंडरी बोला जाता है, सेकेंडरी प्रोपाइल और क्लोराइड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। ये भी अगर मैं बोलूं सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड किसका नाम है, ये भी आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का ही दूसरा कॉमन नेम है। तो एक ही कंपाउंड के 2 कॉमन नेम है, ये बात ध्यान रखिए। अगर मैं आपसे इसका IUPAC नेम पूछूं तो आप बोलेंगे यहाँ पे 1, 2 और 3, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। ये इसका IUPAC नेम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो अभी आप समझ चुके हैं कि जो आपका आइसो है वो आपका क्या होगा, सेकेंडरी के नाम से जाना जाएगा। सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री, सेकेंडरी का मतलब होता है 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब है कि जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से लगा हुआ है। तो सेकेंडरी का मतलब होता है, हमेशा याद रखिएगा, 2 डिग्री। तो ये हम जो बातें करते हैं ना आइसो की, ये होती है 2 डिग्री वाली बातें। ठीक है, ये 2 डिग्री होते हैं। और ये जो एल्काइल हैलाइड होते हैं हमारे पास में होते हैं 1 डिग्री, क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन फर्दर किसी कार्बन से लगा हो या ना लगा हो उसकी डिग्री हमें 1 रखनी है, बस आप ये ध्यान रखेंगे। सेकेंडरी में आपके पास क्या हो जाएगा, जिस कार्बन से हेलोजन लगा है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर मैं आपसे पूछूं इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे यहाँ से क्लोरीन क्योंकि पास पड़ेगा और लॉन्गेस्ट चेन में चूज करनी है, तो 1, 2, 3, 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो और 4 पे हैं तो 4 हो जाएंगे हमारे पास में ब्यूटेन। ठीक है, ये बात आप आई होप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए अब टर्ट आ गया। टर्ट का मतलब होता है 3 डिग्री, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा होगा, तभी आप उसको बोल देंगे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नेम किस तरीके से चलेगा, ध्यान से टर्मिनल लेंगे हम 1, 2 और 3। अब आपने देखा 2 पर ही ब्रोमीन लगा है, 2 पर ही मिथाइल भी लगा हुआ है, ये ना 2 पर आपका मिथाइल लगा हुआ है एक C, और यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है। अब आप पहले किसको लिखेंगे, तो यहाँ पर आप आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो आप सबसे पहले देखेंगे ब्रोमीन का B और मिथाइल का M, पहले आता है ब्रोमो का B, तो आप इसे लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर 2 पर ही मिथाइल आपका लगा हुआ है 2 मिथाइल, इसी के आगे ही आपको लिखना है 3 कार्बन है, 3 कार्बन से रह जाएगा प्रोपेन, इसी के आगे ही लिखना है बिल्कुल बिना स्पेस के। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए लास्ट नियोपेंटाइल क्लोराइड। ये क्या होगा, नियो का मतलब ही क्या होता है,
पेंटीन के 3 आइसोमर्स होते हैं बेसिकली। एक आपका होता है नॉर्मल, एक होता है आपका आइसो और एक होता है नियो। आइसो आप समझ गए होंगे, अगर मुझे आइसो पेंटाइल बनाना होगा, आइसो पेंटाइल के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और कार्बन, 2 और कार्बन जोड़ दूंगा। बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ पे एक और कार्बन जोड़ दूंगा तो 5 कार्बन हो जाएंगे और एक कार्बन पर क्लोरीन लगा दूंगा 2 डिग्री, तो मैं उसको बोल दूंगा आइसो पेंटाइल। लेकिन जब नियो की बात आती है तो नियो में क्या होता है हमारे पास में, ये देखिए ध्यान से, नियो में हमारे पास ये कहानी चलेगी, जिस एक कार्बन होगा उससे 4 कार्बन जुड़े होंगे और जो लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन होगा उससे आपका हेलोजन लगा होगा, इसे आप नियोपेंटाइल बोलेंगे। अगर आप इस क्लोरीन को हटा देंगे तो आप इसे पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, इस कंपाउंड को इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका अगर मैं आपसे आईयूपीएसी में पूछूं तो आप मुझे क्या बताएंगे, क्लोरीन इस कार्बन से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ से भी शुरू करते तो 1 2 3 तो 2 पे आपका मिथाइल ग्रुप आता, लेकिन आपने देखा 1 पर ही क्लोरो आ गया तो आपने प्रेफरेंस इसी को दे दिया। अभी प्रेफरेंस और प्रायोरिटी वाली बात इसी के नेक्स्ट स्लाइड में भी करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपसे आईयूपीएसी में पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 2 पर आपके पास 2 मिथाइल लग रहे हैं तो आप बोलेंगे 2। अब देखिए अगेन मिथाइल और क्लोरीन, पहले अल्फाबेटिकली कौन आ रहा है आपके पास में, तो आपने बोला अल्फाबेटिकली आपके पास में क्लोरीन आ रहा है, तो आप इसे बोलेंगे 1 क्लोरो। अब 2 पर आपके पास आ रहे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो आप इसे बोलेंगे 2,2 डाई मिथाइल, और 3 कार्बन है आपके पास नंबरिंग में, तो आप इसको बोलेंगे प्रोपेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम आपके पास में हो जाएगा। तो आई होप ये आप क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे। अब इसके बाद एक और बात आपको समझाता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर लिखी नहीं है, वो आप ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, 2 बात बताता हूँ आपको। एक, जब आपके पास 2 कार्बन होंगे, मैं आपको लाइन से लिख देता हूँ, 2 कार्बन आपके पास होंगे और उन दोनों कार्बन से या तो एक बार यहाँ पर 2 हेलोजन लगे होंगे या फिर यहाँ पर। अभी तक आपने जो क्लासिफिकेशन देखी ये मोनो हेलोजिनेटेड की थी, ये अभी तक की जो कहानी थी मोनो हेलोजिनेटेड की थी। ये वाला बहुत ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा, जब आपके पास एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लग जाते हैं तब आप उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं, जेमिनल डाइहैलाइड। तो उसका कॉमन नेम क्या हो गया, जेमिनल डाइहैलाइड। और जब आपके पास 2 अलग अलग कार्बन पर 2 हेलोजन लगे होते हैं लेकिन एडजेसेंट पोजीशन होनी चाहिए, तब आप उस कंडीशन में उसे बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइहैलाइड। अब इनका ये तो मैंने कॉमन नेम लिख दिया, अब मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूंगा। तो आईयूपीएसी नेम में ध्यान रखेंगे, जब आपके पास एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे होंगे, क्या होगा, जब एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन लगे होंगे तब जो आपका कॉमन नेम आएगा वो आएगा एल्काइलिडीन। क्या आएगा, एल्काइलिडीन, एल्काइलिडीन। और क्योंकि यहाँ पर हेलोजन है तो एल्काइलिडीन, यहाँ पर आपका जाएगा हैलाइड, ये एल्काइलिडीन हैलाइड। अब आप मुझे बताइए क्या ये इसका आईयूपीएसी नेम है या इसका कॉमन नेम है, जल्दी से बताइए, ये इसका आईयूपीएसी नेम है या कॉमन नेम है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हेलोजन के लिए हैलाइड यूज हो जाए तो वो कभी भी उसका आईयूपीएसी नेम नहीं होगा। तो मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है इसका, ये इसका कॉमन नेम है, याद रखिए क्या है इसका कॉमन नेम है। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे 2 कार्बन है, आगे 2 अलग अलग जगह पर है, तो इसका भी कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम ये नहीं होगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइलिन डाइहैलाइड, इसका नाम हो जाएगा एल्काइलिन डाइहैलाइड। अब आप जल्दी से मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बता दीजिए। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 1 और 2, यहाँ पर देखेंगे तो 1 और 2। ठीक है, यहाँ पर क्या आईयूपीएसी नेम आ रहा है, 1 1 1 1, 2 हेलोजन है तो 1 1 डाइहेलो, क्या हो जाएगा 1 1 डाइहेलो, और 2 के लिए आ जाएगा इथेन। अगर मैं X की जगह क्लोरीन ले लूँ, अगर मैं X की जगह क्लोरीन ले लूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 1 1 डाइक्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरो इथेन। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन। बस सिंपल से इतना आईयूपीएसी नेम है। तो अगर आपसे इसका आईयूपीएसी नेम पूछूं तो इसका नाम अगर X के अकॉर्डिंग बता देता हूँ तो 1 1 डाई हेलो, हेलो कोई भी हो सकता है, ब्रोमो क्लोरो कुछ भी हो सकता है, तो 1 1 डाई हेलो, और 2 कार्बन के लिए आ जाएगा आपके पास में इथेन। ये है आपका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम। ठीक है,
और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड यहाँ पे नाम क्या जाएगा 1,2 डाइहेलो इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये भी इसका क्या नाम है, ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर है। तो ये वाली बात आप समझ गए होंगे, आई होप ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, ये आप अभी देखेंगे। इसकी मैं एक बात बताऊंगा आपको, ये बहुत जरूरी है इनका नोमेनक्लेचर, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बेसिक सी मैंने आपको क्लासिफिकेशन करके बताई है। इसी का एक एक्सेप्शनल केस तो नहीं कहूँगा बट थोड़ा सा अलग है, वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, देखिए ध्यान से, अगर मैंने CH2 लिखा और उसी CH2 पर मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए, तो बेसिकली है क्या, ये एक कार्बन है और उसके ऊपर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। तो आपने बोला ये फॉर्म हमें लग रही है इसकी, यस, इसकी फॉर्म होने की वजह से तो इसका जनरल नेम ये है जैमिनल, क्योंकि एक ही कार्बन पर है। और जैमिनल का IUPAC नोमेनक्लेचर ये होता है और कॉमन नोमेनक्लेचर क्या होता है, एल्काइलिडी हैलाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्काइल में हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन क्लोराइड, यही नाम होना चाहिए इसका। बट ध्यान रखिए ये नाम इसका नहीं होता है, इसका नाम होता है, करेक्ट नेम क्या है इसका, इसका करेक्ट नेम होता है मिथाइलिन, मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, ये इसका करेक्ट नेम होता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्यों है ये कहानी, मैं ये मिथाइलिन से आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली जो मिथाइलिन टर्म है ये आई ही कहाँ से है, जब आप CnH2n पढ़ते हैं ना, CnH2n की क्लासिफिकेशन यहाँ लिख देता हूँ, CnH2n, ये CnH2n की क्लासिफिकेशन किसकी होती है, ये होती है एल्कीन्स की क्लासिफिकेशन होती है। अगर आप यहाँ पे C1 रखेंगे तो C1 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा C1H2 CH2, और एल्कीन के हमारे पास लास्ट में नाम आता है इथीन या फिर इथाइलिन, प्रोपीन या फिर प्रोपाइलिन। ऐसे ही यहाँ पर नाम बना एक मिथाइलिन, क्या बना यहाँ पर, एक मिथाइलिन। तो बस उसी मिथाइलिन की वजह से यहाँ पर इसका नाम आता है मिथाइलिन क्लोराइड, Cl की वजह से मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, मिथाइलिन इज योर CH2 एंड दैट इज योर Cl इज योर क्लोराइड। तो ये आपके पास में बेसिक क्लासिफिकेशन थी। बस ये बात ध्यान रखेंगे, जो टर्ट वाला था, क्योंकि क्लोरीन कार्बन जिस ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, ये जो ब्रोमीन है, इस कार्बन से फर्दर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, जिस वजह से टर्ट मतलब होता है 3 डिग्री, टर्शरी, इसे बोलते हैं टर्शरी। तो ये हो गया 3 डिग्री आपके पास। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इसकी डिग्री हो जाएगी वो 2 डिग्री हो जाएगी। सेम आइसोप्रोपाइल में आइसो वाले जो कंपाउंड होंगे 1 डिग्री होंगे, बट जो ये नियोपेंटाइल वाला है, नियोपेंटाइल की डिग्री क्या होती है, हमेशा ध्यान रखेंगे, नियोपेंटाइल की डिग्री होती है 1, क्योंकि जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से, ये कार्बन सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नियोपेंटाइल में जो आपकी क्लासिफिकेशन होगी वो सिर्फ 1 डिग्री की ही होगी। तो ये आपकी बेसिक क्लासिफिकेशन थी, ये देख लीजिए। अब हम क्लासिफिकेशन अभी हमने कर ली कॉमन नेम के बेसिस पे। अब हम करेंगे जब sp2 कार्बन और sp3 कार्बन अलग अलग हेलोजन से जुड़ेंगे तो किस तरीके से हम अपनी प्रॉपर्टी में वेरिएशन लाते हैं वो समझते हैं हम ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। जब एक बार हमारा sp2 कार्बन किसी हेलोजन से जुड़ता है या फिर sp3 कार्बन किसी हेलोजन से जुड़ता है तो किस तरीके से उनका कॉमन नेम वेरी करता है, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी वेरी करती है, ये ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारे पास केस है ये वाला, इसमें sp2 कार्बन होगा। तो sp2 कार्बन के हमारे पास 2 केस होंगे, एक है हमारे पास में विनाइल और एक है हमारे पास में एराइल। ध्यान से समझते हैं विनाइल का केस क्या कहलाता है। सबसे पहला हमारा केस है इसमें विनाइल का। विनाइल में आप ध्यान से समझेंगे, एक मैं आपको बताऊंगा एलिफेटिक में और एक मैं बताऊंगा एलिफेटिक रिंग में। ठीक है, ये एलिफेटिक चेन है आपके पास में। इसमें क्या होगा, एक कार्बन जो कि डबल बॉन्डेड होगा दूसरे कार्बन के साथ में, वो फर्दर किसी हेलोजन के साथ में जुड़ा हुआ होगा। क्या कंडीशन बताई मैंने, एक कार्बन जो कि sp2 है वो फर्दर sp2 कार्बन से जुड़ा होगा और वो कार्बन sp2 कार्बन फर्दर एक हेलोजन से जुड़ा होगा। ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, डबल बॉन्डेड की sp2 होती है, ट्रिपल बॉन्डेड की sp होती है और अगर चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो sp3 होती है। अब इस sp2 बॉन्ड की वजह से क्या होगा, ये जो X है ये ध्यान रखेंगे आप हमेशा, ये आपको एक अलग से बात बता रहा हूँ, इसका नाम हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड, सॉरी विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ये जो X का लोन पेयर है वो यहाँ डोनेट करता है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। क्या करता है यहाँ पर, डोनेट करता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आपके पास में थी एलिफेटिक चेन। अब मैं आपको एलिफेटिक रिंग का बताऊंगा। साइक्लिक रिंग में क्या होगा,
ये आपके पास हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये क्या हुआ, सेम कहानी, ध्यान से देखिए, ये कार्बन आपका sp2 है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान रखना, हमें इससे लेना देना है, क्योंकि इसी कार्बन से हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये sp2 कार्बन हो गया। अब ये जो X लोन पेयर अपने पास रखता है, ये फर्दर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, ये sp2 कार्बन और हैलोजन के बीच में एक पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। और अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है, जब भी आपकी हाइब्रिडाइजेशन कम होती है, दैट इज sp3 से sp2, sp2 से sp, तो अभी हमारे पास ये sp2 है, डबल बॉन्डेड है। जब भी वो डबल बॉन्डेड आता है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होती है, हमेशा कम होती है, ध्यान रखना आप हमेशा ये वाली बात। तो इस वजह से ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे डोनेट करेगा, जिस वजह से कार्बन हैलोजन की बॉन्ड शॉर्टर होती है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, वो समझेंगे हम एलाइलिक का केस। अभी ध्यान से बस ये वाली बात अभी ध्यान रखना, एलाइलिक का केस भी हम समझेंगे। तो ये था विनाइलिक का केस एलिफेटिक चेन में और इस साइक्लिक रिंग में। अब दूसरा हमारे पास केस आता है एराइल वाला। एराइल में हमारे पास क्या होगा, एराइल का मतलब AR मतलब मैंने आपको बताया था, AR मतलब होगा एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग का मतलब होगा ये आपके पास एरोमेटिक रिंग है और यहाँ पर आपके पास एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगेन ये कार्बन sp2 है, हमें इससे मतलब था, बट यहाँ तो सारे ही sp2 है, मतलब ये एक एरोमेटिक रिंग है। एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्ट कोई हैलोजन लग जाता है तब आप उसको एराइल हैलाइड बोलते हैं या फिर हेलोएरीन बोलते हैं, ठीक है, यही इसका नाम हो जाएगा। X यहाँ पर अगेन हैलोजन है, आपका लोन पेयर कैरी करता है और ये यहाँ पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। दैट इज जो हेलोएरीन में आपके पास बॉन्ड होता है बेंजीन और हैलोजन के बीच में, वो भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अपने पास रखता है, जिसकी वजह से जो हैलोजन है वो इजीली सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता अपनी रिंग पे से, बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ऑन द अदर हैंड, जब आप बातें करेंगे sp3 कार्बन की क्लासिफिकेशन की, sp3 कार्बन की क्लासिफिकेशन जो कि किसी एक हैलोजन से जाकर के जुड़ेगा, तो उसमें भी आपके पास में दो बातें होंगी। सबसे पहली बात होगी एलाइल की, यहाँ पर आपके पास था विनाइल, यहाँ पर आपके पास होगा एलाइल। एलाइल में क्या होगा, एलाइल में भी आपके पास में दो केस होंगे। एक आपके पास होगा एलिफेटिक चेन। एलिफेटिक चेन किस तरीके से होगी, ये देखिए ध्यान से, ये है आपके पास में एलिफेटिक चेन। बेसिकली sp3 कार्बन ये रहा आपके पास में, sp3 क्यों है, क्योंकि इसके तरफ सिग्मा और सिंगल बॉन्ड्स हैं। इसके नेक्स्ट कार्बन कैसा होगा, sp2 होगा और sp3 कार्बन से हैलोजन अटैच है, इसी को ही हम एलाइल बोलते हैं। इसको मैं अगर चेन में आपसे बोलूं, चेन में किस तरीके से दिखेगा, तो चेन में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका कार्बन है, कार्बन है, ये आपका हैलोजन है। ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है और ये कार्बन आपके पास sp2 है। देखिए ध्यान से, क्या ये आपको दिख रहा है एलाइलिक, sp2 कार्बन के नेक्स्ट sp3 और उस sp3 से आपका हैलोजन, हैलोजन की जगह OH भी लग जाएगा तो वो भी वो एलाइलिक हैलोजन, एलाइलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो जाएगा, एलाइलिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एलाइल आपके पास आपने एक चेन में देखा और एक आपने रिंग में देखा। इसी तरीके से एक आपके पास कंपाउंड होता है जिसे आप बोलते हैं बेंजाइल। बेंजाइल में आपके पास क्या केस होगा, एक बेंजीन की रिंग होगी आपके पास में और बेंजीन की रिंग में यहाँ पर आपका एक कार्बन होगा और उससे कोई हैलोजन लगा होगा, ठीक है। अब इस कार्बन से क्या लगा है, क्या लगा है, आपको उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मैंने आपको जो भी यहाँ पर लिखे हैं, ये बेसिक फ्रेमवर्क मैंने आपको बता दिया कि रूट स्ट्रक्चर ये रहेगा, इनसे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगे, हाइड्रोजन लगे, अल्काइल ग्रुप लगे, आपको उससे लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ एक बेसिक फ्रेमवर्क देखना है। अभी आपने देखा पूरी की पूरी आपके पास एरोमेटिक रिंग थी और ये आपके पास में कार्बन है, उससे हैलोजन लगा हुआ है, तब आप इसको बेंजाइलिक बोलेंगे और ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब आपसे मैं पूछूं सवाल में कि एलाइलिक कार्बन और हैलोजन के बीच में और विनाइलिक कार्बन और हैलोजन के बीच में किसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, तो आप मुझे बताइए जल्दी से, क्या यहाँ पे X जो हैलोजन का लोन पेयर है, क्या वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका नेक्स्ट एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से रेजोनेंस नहीं होगा। ये हमने रेजोनेंस के लेक्चर में सब सीख चुके हैं। और यहाँ पर रेजोनेंस करेगा लोन पेयर क्योंकि उसका जो नेक्स्ट एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से पाई बॉन्ड आ जाएगा। पाई बॉन्ड की वजह से जो आपकी
बॉन्ड लेंथ है वो छोटी हो जाएगी और यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके पास विनाइल होते हैं और जो एराइल होते हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो भी सिंगल बॉन्डेडली अटैच्ड होते हैं हैलोजन से। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन समझ चुके हैं। अब हम एक बेसिक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर समझेंगे किस तरीके से होता है और कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसकी पोलैरिटी, बॉन्ड डिस्टेंस, ये और समझ लेते हैं। देन आज का टॉपिक हम रैप अप करेंगे। ओके, देखिए अब हम हेलो एल्कीन की क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। अब हम उसके बाद कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, एक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली, और डायपोल मोमेंट की। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होती है ये आप समझ लीजिए। जो आपका CF का बॉन्ड है, क्योंकि F का साइज छोटा है, छोटा साइज होने की वजह से कार्बन और फ्लोरीन रहेंगे पास पास में, जिस वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। तो इनकी बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है मैं अगर आपको बताऊँ, ये अगर आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये 3 है एंड ये 4 है। तो जो 1 नंबर है वो आपका सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर सबसे छोटा नंबर है आपका 1, देन 2, देन 3 एंड देन 4। ये आप ध्यान रखेंगे। किसका केस बता रहा हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ बॉन्ड लेंथ का। अब जो बॉन्ड लेंथ है, जब जितना ज़्यादा जो चीज़ पास में होगी वो चीज़ उतनी ज़्यादा तोड़ना मुश्किल होगा। अगर मैं आपसे बोलूँ इस चौक को अगर आपको तोड़ना है तो आप बोलेंगे ये चौक तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर मैं आपसे बोलूँ ऑन द अदर हैंड इस चौक को तोड़ना तो आप बोलेंगे ये बिल्कुल ईजिली क्रैक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ हमें समझनी कि जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है वही बॉन्ड एंथैल्पी का एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जिस वजह से जिसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड एंथैल्पी, अगर मैं यहाँ पर A, B, C और D लिखूँ तो इसका ऑर्डर किस तरीके से बनेगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो A जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं, तो बॉन्ड लेंथ जो होती है बॉन्ड एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब हम आते हैं डायपोल मोमेंट पे। डायपोल मोमेंट क्या होता है कि किसी भी दो एटम के बीच में क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, अगर मैं उसे यहाँ पर P से डिनोट करूँ, यहाँ पर इसे Q से डिनोट करूँ, यहाँ पर इसे R से डिनोट करूँ और यहाँ पर S से डिनोट करूँ, ठीक है, तो आप देखिए होगा कि आपके पास में कि ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड होता है इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है। बस आप ये बात ध्यान रखिएगा, कार्बन क्लोरीन के बीच में जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो सबसे ज़्यादा होता है, जिस वजह से Q की जो डायपोल मोमेंट है वो सबसे ज़्यादा आती है। उसके बाद आपके पास आता है कार्बन फ्लोरीन का, दैट इज़ योर P, देन कम्स योर CBr बॉन्ड, दैट इज़ योर R एंड लास्टली योर S। तो ये आप ऑर्डर ध्यान रखेंगे तीनों का। और ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर, ये जो आपके पास में रिलेशन है, ये आपसे Q वाला, ये आपसे अभी इसी साल के सैंपल पेपर में पूछा भी गया था। तो आई होप ये वाली आप बात समझ होंगे, इसको आप याद कर लेना, इसमें और कुछ ऐसी बात नहीं है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पे चलते हैं। इसमें मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर बता दे रहा हूँ बेसिक सा, वो आपके पास है ये वाला। ये वाला ऑर्डर, इस ऑर्डर को आप हमेशा ध्यान रखना, सवाल करते समय आपको बहुत सारे सवाल बन जाएंगे इसी ऑर्डर से आपके। ठीक है, ये सवाल, ये ऑर्डर क्या है, बेसिकली प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर है ये आपके पास में। ठीक है, इसमें होता क्या है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप OH को दे दें, डबल बॉन्ड को दें, ट्रिपल बॉन्ड को दें, हेलोजन को। प्रायोरिटी देने का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं कि प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, लेट सपोज ये आपके पास में A, B और C तीन लोग रेस कर रहे हैं। ठीक है, तीनों रेस कर रहे हैं, ये आपकी फिनिशिंग लाइन है, ये आपकी फिनिशिंग लाइन है। आपने देखा कि जो A और B है ये सेम टाइम पर एक ही डेस्टिनेशन पे, बेसिकली फिनिशिंग पॉइंट पे बिल्कुल सेम टाइम पे पहुंचे, इनका पॉइंट डेसिमल जो टाइम था वो भी सेम था। अब आप कैसे डिफाइन करेंगे कि A जीता या B जीता? जिताना तो सिर्फ एक ही को है, गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही को मिलेगा। तो इस बारे में बात करते हैं, तब हमारे पास आता है प्रायोरिटी ऑर्डर। केमिस्ट्री के सेंस में इसे प्रायोरिटी ऑर्डर बोलते हैं। और C आपका यहीं तक पहुँच पाया तो इसकी तो बातें करेंगे नहीं। अब देखिए सवाल में हम इसको लगाते हैं, सवाल में किस तरीके से होता है आपके पास में, ये देखिए मैं आपके पास में स्केलेटन फॉर्म में करूँगा बॉन्ड लाइन वाला, तो ध्यान से समझिए आप। ये आपके पास में ब्रोमीन लगा हुआ है और ये आपके पास में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो आपने देखा आपके पास ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है, ये कार्बन, आपके पास टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन से आपने देखा या तो आप नंबरिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4,
या फिर आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। कौन सी वाली करेंगे? आपने देखा यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक हेलोजन है, फिर आपने देखा डबल बॉन्ड और हेलोजन में से प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम? डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, तो आपने बोला डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी यहाँ से मिल रही है 1 2 3 4। तो आपने बोला ऊपर वाला जो आपका सीक्वेंस है वो सही है, बट वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा वो समझ लेते हैं हम। ये हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए ध्यान से, प्रायोरिटी की बात हम तब करेंगे जब दोनों फिनिशिंग लाइन पे सेम पहुंचेंगे। मतलब क्या है, आपने देखा यहाँ पर 1 पर ही ब्रोमीन लग गया और आपने यहाँ पे देखा कि 2 पर आपका डबल बॉन्ड लगा था 1 2, तो ये तो सेकंड नंबर पे आ गया पहले और ये पहले ही फर्स्ट नंबर पे था, तो डबल बॉन्ड पहले ही रेस में पीछे है, इस वजह से आपने हेलोजन को ही प्रायोरिटी दे दी। तो दैट्स व्हाई 1 2 3 4। तो आप इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? तो आप इसको लिखेंगे 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। 4 के लिए आप लिखेंगे ब्यूट, क्योंकि 2 और 3 में से हमेशा छोटा नंबर चूज करेंगे, तो ब्यूट 2E। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। तो आपने देखा प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरीके से हम यूज करते हैं, जब सेम नंबर पर आपके पास दोनों फंक्शन ग्रुप आ जाएंगे तब आप प्रायोरिटी की बात करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है ये आपके पास ब्रोमीन लग गया और ये आपके पास डबल बॉन्ड लग गया। अब आप बताइए पहले नंबर कार्बन पर ब्रोमीन गिरा और पहले नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अब आपने देखा कि दोनों पहले नंबर पर आ रहे हैं लेफ्ट और राइट से, इस वजह से आपने देखा दोनों ही पहले नंबर पर आ गए। अब आप प्रायोरिटी पे जाएंगे, प्रायोरिटी में आप देखेंगे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, तो इसलिए आप इसको 1 2 3 और 4 बोल देंगे। तो आप बोलेंगे कि 4 पर आपका क्या लग रहा है? ब्रोमो, और 4 कार्बन के लिए आप लिखेंगे ब्यूट और 1 पर आपकी ईन है तो ब्यूट 1E। ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा और डिटेलिंग में हम इसकी बातें कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक फंक्शनल ग्रुप रखा है। ठीक है, इसकी मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ प्रॉपर, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका नोमेनक्लेचर जब मैं करूँगा। ध्यान से देखिए, आप बताइए 1 या 2, यहाँ पर आप जाएंगे 1 2 3 4, 4 पर आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो मतलब हम ये तो समझिए कि यहाँ से आप अपनी नंबरिंग स्टार्ट नहीं करने वाले। तो 1 2, देन आप उसको बोलेंगे 3, देन 4, देन 5। अब आप देखिए यहाँ से भी 6 और 7, यहाँ से भी 6 और 7, तो कहीं से भी चले जाइए, आप यहाँ लिख दीजिए 6, आप लिख दीजिए 7। ये आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा इथाइल। तो बेसिकली आपके पास लगा है 5 पर इथाइल ग्रुप। क्या लगा है? 5 पर इथाइल। इथाइल में आता है ई, ओके। 2 पर लगा है आयोडो, आयोडो में आता है आई, तो इथाइल का ई या आयोडो का आई, अल्फाबेटिकली पहले इथाइल का ई आता है। दैट इज वाई मैं यहाँ पर पहले इसका नोमेनक्लेचर में 5 इथाइल लिखूंगा। 5 इथाइल, पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनेगा, उसके बाद सभी स्मॉल बनेंगे। 5 इथाइल हो गया। अब 2 पर क्या लगा हुआ है आपका? 2 पर आपका लगा हुआ है आयोडो, 2 पर आपका लगा हुआ है आयोडो। कितने कार्बन है आपके पास में? आपने देखा 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए आएगा हेप्ट, क्योंकि आपका 3 और 4 पे डबल बॉन्ड है, 3 को आप यूज करेंगे छोटे नंबर को, और यह आ जाएगा हेप्ट 3E। तो ये हो गया 5 इथाइल 2 आयोडो हेप्ट 3E। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब इसी की जगह अगर मैं दूसरा कंपाउंड आपकी जगह आपका ले लूँ, तो आप देखिए उसमें नोमेनक्लेचर किस तरीके से वेरी कर जाएगा। देखिए ध्यान से, ये मैंने इसका कंपाउंड ले लिया। अब आपने इसकी नंबरिंग देखी, आप चाहें तो एक काम और इसमें कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको और आनंद लेना हो तो आप ये करिए, इसके डबल बॉन्ड यहाँ पर यूज करिए इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या? ध्यान से देखिए, आपने देखा 1 2, 2 पर क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे आपने देखा 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेम ऑर्डर आ गया। प्रायोरिटी देखेंगे, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी मिल रही है, तो मतलब 1 2 यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये आपका 7 नंबर हो जाएगा। अब आप देखिए 7 आपके पास कार्बन है, 3 पे आपके पास लगा हुआ है इथाइल लगा हुआ है, 6 पे आपके पास क्लोरो लगा हुआ है। 6 पर क्लोरो दैट इज C, 3 पे इथाइल दैट इज E। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? अब क्योंकि क्लोरो आ रहा है तो मैं पहले क्लोरो लिखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 क्लोरो। 6 क्लोरो, 3 पर आपका लगा हुआ है इथाइल, तो 6 क्लोरो 3 इथाइल। टोटल आपके पास कितने कार्बन है? अगेन 7 है। 7 के लिए आप यूज करेंगे हेप्ट
एल्कीन आपके पास 2 और 3 पे छोटा वाला नंबर चूज करेंगे तो हेट 2E। तो ये आपके पास बेसिक मैंने एक IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बताया, कब आपका एल्काइल ग्रुप नोमेनक्लेचर में डोमिनेट करता है ये, और कब आपका हेलोजन नोमेनक्लेचर में डोमिनेट करता है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। नंबरिंग हम किस तरीके से देंगे, हमने बेसिक क्वेश्चंस देख लिए किस तरीके से। आप NCERT में जो टेक्स्ट क्वेश्चन है और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट्स खत्म करा दूंगा अपने सारे। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो डायपोल मोमेंट होता है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है डिबाई, इसकी यूनिट DEBYE, डिबाई इसकी यूनिट होती है। उसके अलावा ये आपके सामने ऑर्डर लिखे हुए हैं, ये आपके सामने प्रायोरिटी कब यूज करनी है उसका एग्जांपल था नोमेनक्लेचर में। ये आपके पास 4 मैंने एग्जांपल आपको पढ़ा है कि किस तरीके से प्रायोरिटी डिटरमाइन की जाती है और कैसे उनका नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे, बड़ा देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीटली कवर करेंगे। देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन और उसी के साथ सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लाइन टू लाइन कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।